सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 3 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफ़ेयर्स जो सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहाँ पर इंडिया कैसे अटेम्प्ट कर रहा है ताकि वो अपने मराइन फिशरीज़ पोटेंशियल को हार्नेस कर सके। आइए सबसे पहले इस न्यूज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा दें कि यूएन क्लॉज़ का नियम क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन एक मैरीटाइम एरिया होता है जो कि एक्सटेंड होता है 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ कंट्री कोस्ट, यानी कंट्री कोस्ट से 200 नॉटिकल्स माइल की दूरी तक जो मैरीटाइम एरिया होता है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। जिसके अंतर्गत जो कोस्टल स्टेट होता है, यानी कि जो कंट्री होता है, उसके पास एक्सक्लूसिव सोवरेन राइट होता है उसको एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लॉइट करने का, कंजर्व करने का, साथ ही साथ सभी नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने का, लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। अब इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, यानी यूएन क्लॉज के द्वारा 1982 में। साथ ही साथ ये भी ग्रांट करता है कि जो नेशनल ज्यूरिडिक्शन होगा मराइन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ये भी वो देश लागू कर सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाए जा सकते हैं ताकि मराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दिया जा सके। अब आइए समझिए कि नॉटिकल माइल्स क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो 1 नॉटिकल माइल्स होता है, उसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.852 किलोमीटर के ये बराबर होता है। अब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन होता क्या है, तो अगर आप कोस्ट यानी कि कहीं पर भी किनारे पर हैं, समुद्र के किनारे पर हैं, वहाँ से अगर आप 3 नॉटिकल माइल्स अंदर तक जाते हैं और उसके बाद जो है, जो आपका 3 माइल्स जो होता है, 3 नॉटिकल माइल्स, ये आपका कोस्ट या फिर बेसलाइन कहलाता है। वहीं अगर जो आपका बेसलाइन है, वहाँ से आप 12 नॉटिकल्स माइल तक जाते हैं, तो ये आपका टेरिटोरियल सी कहलाता है। वहीं 12 नॉटिकल माइल से लेके जो आपका 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया होता है, इसी को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन कहते हैं। उसके आगे हाई सी आ जाता है, यानी कि जहाँ पर ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं, जहाँ पर कई बार आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पर होता है, तो वहाँ जाने से फिशरमैन को रोका जाता है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। तो ये था आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन से संबंधित जानकारी। अब आइए न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं कि भारत के पास कितना मराइन कोस्टल है। तो इंडिया के पास बहुत लंबा कोस्ट लाइन है, जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने इससे सबसे शुरुआती वीडियो में आपने पढ़ाया था। 8,118 किलोमीटर ये कैसे एक्सटेंड हो गया था, जो 7,000 के आसपास जो था। अब साथ ही हमारे पास बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन भी है, यानी समुद्र का वो हिस्सा जहाँ पर मछली और दूसरे मराइन रिसोर्सेज सिर्फ़ इंडिया को यूज़ करने का अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्षमता तो बहुत है, पर हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर इंडिया की फिशरीज़ पोटेंशियल और एक्चुअल यूज़ की बात करें, तो जो पोटेंशियल है वो 5.31 मिलियन मेट्रिक टन्स हर साल है, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, अगर 2023-24 के आंकड़े की बात करें, तो सिर्फ़ 4.5 मेट्रिक टन है। मतलब हम अपने रिसोर्सेज़ का पूरा फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार ने कुछ नई पहल लाई है, जिसके द्वारा जो है ड्राफ्ट को गाइडलाइंस किया गया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ ने रूल्स एंड गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब हाई सी फिशिंग मतलब कि तट से काफ़ी दूर, मैंने आपको समझाया कि हाई सी 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सी लग जाता है। तो तट से दूर डीप सी में फिशिंग करने के लिए अब इंडियन वेसल्स को लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन लेना होगा। याद रखिएगा, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स मानने होंगे, जिन्हें कहते हैं रीजनल फिशरीज़ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये सारी बातें। वहीं अगर सस्टेनेबिलिटी मेजर्स की बात करें, तो सरकार ने कहा है कि कैच लिमिट फॉलो करना होगा। बाई कैच यानी कि छोटा या फिर गलत स्पीसीज अगर फंस जाता है, तो इस तरह के एक्टिविटीज को कम करना होगा। इलीगल अनरेगुलेटेड अनरिपोर्टिंग फिशिंग भी पूरी तरह से बैन होगा। वॉयज रिपोर्टिंग सिस्टम लगाना होगा। वहीं अगर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाए, तो जो ट्रेडिशनल फिशरमैन्स हैं उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उन्हें सिखाया जाएगा कि डीप सी में कैसे काम करना है और ज़्यादा इनकम कैसे अर्न करना है। तो सारी बातें इम्पोर्टेंट है। सुनते चलिए, याद करते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए। तो अब आपको बता दें कि भारत सरकार क कुछ जगहों पर स्पेशल फ़ोकस एरिया रखती है, क्योंकि वहाँ पर जो मराइन प्रोडक्शन है उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है और लोकेशन के रिस्पेक्ट में। तो समझते हैं कि रीजनल फ़ोकस भारत सरकार कहाँ-कहाँ कर रही है। तो सबसे पहला है अंडमान निकोबार पर। यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है वो 6.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इंडिया के टोटल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन की बात करें तो उसका 1 तिहाई है। वहीं अगर यहाँ के पोटेंशियल की बात करें तो 1.48 लाख टन्स पर ईयर, यानी कि 60,000 टन्स सिर्फ ट्यूना मछली यहाँ से निकलता है। ट्यूना क्लस्टर बनाना चाहती है सरकार यहाँ पर, ताकि और
इसीलिए इस इन्होंने सिंगल विंडो क्लीयरेंस को भी ड्राफ्ट किया है बिल में, साथ ही साथ ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग भी हुआ। अब अगर दूसरे की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं यहाँ पर लबून जो है 4200 स्क्वायर किलोमीटर का है। पोटेंशियल की बात करें तो 1 लाख टन प्रति साल है, यानी 4200 टन ट्यूना यहाँ प्रोडक्शन होता है। वहीं अगर स्टेप्स की बात करें कि क्या-क्या सरकार ने स्टेप लिया है, तो सी केज कल्चर बनाया जाएगा, सीवीड फार्मिंग, पर्ल और ऑर्नामेंटल फिशिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो अब अगर इस पूरे डिटेल को समझने के बाद अगर सरकार की सिग्निफिकेंस को देखें तो ब्लू इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा, वहीं कोस्टल लोगों को इनकम और जॉब्स मिलेगा। इंडिया की सी फूड एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, फिश रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ किया जाएगा। अब आपको बता दें कि जो इसके साथ चैलेंजेज़ हैं, वो कोस्टल एरियाज़ में ओवर फिशिंग, हाई सीज़ में अंडर यूटिलाइज़ेशन की ज़रूरत है। वहीं पर फिशरमैन को ट्रेनिंग और अवेयरनेस की भी कमी है। मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट यहाँ पर वीक है, जिसको कि स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब अगर आगे की राह देखें तो जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए वही आगे की राह हो गई, यानी कि मराई कल्चर और एक्वाकल्चर को प्रमोट करना होगा, टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा, जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड पीएफजेड एडवाइजरी जारी करना होगा आईएमडी के द्वारा, यानी किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। कोल्ड चेन और हार्बर्स भारत को इम्प्रूव करना होगा, साथ ही साथ डीप सी फ्लीट को बढ़ाना होगा। तो अब अगर बात करें तो इंडिया की मराइन फिशरीज़ एक तरह से स्लीपिंग जायंट की तरह है। रिसोर्सेज़ बहुत हैं, लेकिन हम धीरे-धीरे सही रूल्स, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ़ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि कोस्टल लोगों की रोज़ी-रोटी और हमारी फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर, जहाँ पर गवर्नमेंट ने इश्यू किया है नोटिफ़िकेशन फास्ट पेसिंग 100% एफडीआई इंश्योरेंस में लाने के लिए। यानी कि मामला तो बजट 2025-26 का ही है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अब जो एफडीआई है उसका 100% अब इन्होंने एफडीआई कैप इंश्योरेंस सेक्टर में लागू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं एफडीआई के बारे में, फिर इस न्यूज़ को समझेंगे। देखिए, एफडीआई का मतलब होता क्या है कि अगर विदेशी कंपनियाँ हमारे यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अब एफडीआई के भी प्रकार होते हैं। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई की बात करूँ, तो ऐसा कंपनी जो इन्वेस्ट करता है फॉरेन कंट्री में, कब जब वो अपना एस्टेब्लिश करता है या फिर किसी बिज़नेस को बाय कर लेता है। यानी कि अगर कोई एक्जिस्टिंग बिज़नेस है और अगर उसको बाहर की कंपनियाँ हायर कर लेती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मैकडॉनल्ड कंपनी का, तो अगर ये अमेरिका में भी है तो बर्गर बनाने का ही काम करती है और भारत में भी आएगी तो बर्गर बनाने का ही काम करेगी। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। उसी तरह से अगर वर्टिकल एफडीआई की बात करें तो वर्टिकल एफडीआई में मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जो कि कार बना रही है, लेकिन दूसरे कंट्री में वो जब इन्वेस्ट करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर अगर वो कार के पार्ट्स बनाना चालू कर दे, जैसे स्टील से बनता है या फिर फाइबर से बनता है या फिर एल्यूमीनियम से बनता है, तो इन सब का प्लांट अगर वो एस्टेब्लिश करता है, यानी कि जो ओरिजिनल वो बना रहा था, उसकी जगह पर वो उसके एक्सेसरीज या फिर उससे संबंधित कोई बिज़नेस या फिर इन्वेस्टमेंट चालू करे, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। उसी तरह से कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी एयरलाइंस कंपनी है किसी कंट्री में, तो और अगर वो दूसरे कंट्री में जाके अगर वो समोसा का बिज़नेस करने लगे, यानी कि बिल्कुल ही अलग जो वो काम कर रही है, तो ऐसे एफडीआई को हम कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई बोलते हैं। उसी तरह से एफडीआई जो है 2 मेन मेथड से अकर होता है। सबसे पहले ग्रीनफ़ील्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी अगर दूसरे कंट्री में जाके एक नए प्लांट को इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीनफ़ील्ड इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर कोई कंपनी पहले से एक्जिस्टिंग है और उसको अगर वो खरीद के चालू करती है, तो फिर उसको हम बोलते हैं ब्राउनफ़ील्ड, यानी कि एक्जिस्टिंग किसी कंपनी को चालू करना ब्राउनफ़ील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब आप एफडीआई डिटेल में समझ चुके हैं। अब आइए न्यूज़ को पढ़ते हैं कि न्यूज़ में क्या हुआ है। तो अब अगर बात करें तो पहले इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की जो लिमिट थी वो 74% थी, लेकिन बजट 2025-26 में इसको 100% कर दिया गया। ये लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ पर लागू होगा। अगर इसके रेगुलेशन की बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इरडाई, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये काम करेगा। वहीं अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेक्टर का फुल ग्रोथ पोटेंशियल अनलॉक करना है, वहीं ज़्यादा फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इम्प्रूव करना है। अगर इंडिया की बात करें तो 4.2% है, जबकि वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो वो 7% है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बेटर कंज्यूमर सर्विस को इंश्योर करना इसका मकसद है। अब अगर इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट को अगर आप देखेंगे, तो बेनिफिट में
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, यानी ज़्यादा इंश्योरर और सर्विस प्रोवाइडर होंगे तो नए जॉब्स उससे क्रिएट होगा। वहीं एआई, डिजिटल टूल और ऑटोमेशन आएगा, यानी टेक्नोलॉजी में भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्लेम सेटलमेंट जो होगा वो फास्ट हो जाएगा और कॉस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। वहीं अगर सेक्टोरल ग्रोथ की बात करें तो अगले 5 साल में इंश्योरेंस सेक्टर का एनुअल ग्रोथ 7.1% एक्सपेक्टेड है, जो ग्लोबल एवरेज से तेज है। वहीं कैपिटल एडिक्वेसी और सॉल्वेंसी स्ट्रांग होगा। कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो इंडिया एक इंश्योरेंस एक हब बन सकता है। तो इम्पोर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम रेगुलेटरी सेफगार्ड की बात करें तो इरडाई का नॉर्म्स कहता है कि मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन 150% का होना चाहिए। वहीं एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए लायबिलिटी से या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और लायबिलिटीज में 50% प्लस मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। इंश्योरेंस एक्ट के तहत पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन क्लॉजेस लागू होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल भी लागू होंगे, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स और चैलेंजेस भी हैं जो आपको जानना चाहिए। अब अगर इसके कंसर्न्स और चैलेंजेस की बात करें तो फॉरेन फर्म प्रॉफिट को रिपेट्रिएट कर सकता है, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इंडियन कंट्रोल कमजोर हो सकता है इस 100% एफडीआई लाने से। वहीं ऑटोमेशन में कुछ जॉब पर भी रिस्क हो सकता है। फॉरेन इंश्योरर्स ज़्यादातर अर्बन और प्रॉफिटेबल मार्केट पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पर रूरल एरियाज इग्नोर हो सकता है। वहीं अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी जो फाइनेंस है उसने कहा है कि सेफगार्ड जरूरी है ताकि सोवरेनिटी बनी रहे, और रूरल और सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशंस को भी इंश्योर करना होगा। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस में फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन का हिस्सा है। विकसित भारत 2047 विजन को सपोर्ट करेगा, यानी जॉब, कैपिटल इन्फ्लोज, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनाने में ये मदद कर सकता है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस से अलाइन होगा, तो बहुत देशों में फॉरेन ओनरशिप अलाउ है। वहीं अगर आगे की बात करें तो एडाई मॉनिटरिंग और स्ट्रांग होना चाहिए। रूरल और सोशल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करना होगा। एलआईसी और इंडियन इन्वेस्टर्स का मार्केट शेयर रिटेन करना होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन नॉर्म्स को लगातार रिव्यू करते रहना होगा। अब अगर आपको इरडाई के बारे में बता दें तो इरडाई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको समझाया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। वहीं अगर इसके ऑनर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके ऑनर होते हैं, और इसके चेयरमैन की बात करें तो अजय सेठ साहब हैं। याद रखिएगा, मैं इनका नाम लिख देता हूँ ताकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अजय सेठ। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एक और चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2 रूट से अलाउ किया जाता है। एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है और दूसरा गवर्नमेंट रूट से होता है। ऑटोमेटिक रूट आप पढ़ते होंगे तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एलआईसी में ये दिया गया है, ये ऑटोमेटिक रूट के तहत ये जारी किया गया है। अब ऑटोमेटिक रूट का मतलब समझ लीजिए कि जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होता है, यानी कि जो भी इंडियन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आएगा बिना किसी प्रायर अप्रूवल के, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रायर परमिशन की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसको हम लोग ऑटोमेटिक रूट बोलते हैं। बस इनको फॉलो क्या करना होता है, तो एफडीआई की जो पॉलिसीज़ है, जनरल पॉलिसी उसको फॉलो करना पड़ता है, और फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके तहत काम होना चाहिए। और जब प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, तो ये गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना कहलाता है। तो ये 2 पॉइंट्स थे, इसको याद रख लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तियानजिन में अराइव कर लिया है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके 25वां एससीओ समिट। सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अब तियानजिन चाइना पहुंच चुके हैं, जहां पर वो 25वें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट अटेंड करने के लिए गए हैं। ये उनकी पहली चाइना विजिट है गलवान क्लास यानी 2020 के बाद। डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। अब जो होस्ट कंट्री है वो चाइना है, तो आपसे सबसे पहला सवाल तो एग्जाम में यही बनेगा कि 25वां जो एससीओ समिट है वो कहाँ हुआ है 2025 में। ये बात आपको याद रखना है, चाइना में हुआ है। अब चाइना के आपको प्रेसिडेंट का नाम भी मालूम होना चाहिए, शी जिनपिंग है। अब अगर एससीओ के बारे में आपको बता दें, तो एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्थापना अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, और अगर पर्टिकुलर डेट की बात करें तो 15 जून 2001 को। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे लिखना ज़रूरी हो गया है। तो याद रखिएगा, शंघाई नाम है तो बीजिंग है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है, याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आप एग्ज़ाम में।
वहीं पर इसके अगर मेंबर्स की बात करें तो टोटल 10 मेंबर स्टेट हैं और 17 एससीओ पार्टनर्स हैं, 4 गेस्ट हैं। याद रखिएगा ऑफ़िशियल लैंग्वेज चाइनीज़ और रशियन है। और अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उनका नाम है नुरलान यरमेक-बावेव। तो याद रखिएगा नुरलान नाम याद रखिएगा, तो आप एग्ज़ाम में इसको कर लेंगे। ये कौन है? तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं एससीओ के। और वहीं पर अगर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स ये किसका भाग है? तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये एससीओ का ही भाग है रैट्स। और रैट्स की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर दिया गया है? तो ये आपको ताशकंद में है। तो ताशकंद में है, ताशकंद कहाँ पर है? ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। तो ताशकंद जो है सेंट्रल एशियन कंट्री का ही भाग है, जो कि उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अब आगे। तो आगे जब बढ़ेंगे तो एससीओ के बारे में भी आपने जान लिया, बैकग्राउंड के भी बारे में जान लिया कि कब से कब तक मोदी जी नहीं गए थे और अब गए हैं। तो अब अगर समिट के एजेंडा की बात करें तो यहाँ पर एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2035 का बातचीत होगा। वहीं सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पे बात होगा, ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म कैसे किया जाए, इन सभी चर्चा होगा इन सब बातों पर। वहीं कनेक्टिविटी जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी पर बातचीत होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे भी बातचीत होगा। पीएम मोदी ने 3 पिलर पे फ़ोकस किया है। सबसे पहला है उन्होंने सिक्योरिटी पर फ़ोकस किया है, जहाँ पर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइज़ेशन के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए कहा गया है। वहीं अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट और आईएनएसटीसी यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को प्रमोट करने के लिए कहा है। लेकिन इंडिया ने फिर से क्लियर किया कि कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सोवरेनिटी रिस्पेक्ट करके ही होगा। यानी कि मोदी जी ने साफ-साफ दर्शा दिया है कि जो सीपेक है, यानी कि चाइना की जो पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट ये स्टांस होगा। अब अगर सीपेक की बात करें, तो सीपेक का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जा रही है। अब अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी के बारे में क्या कहा गया है मोदी जी के द्वारा, तो स्टार्टअप, इनोवेशन, यूथ एम्पावरमेंट और कल्चरल एक्सचेंज को भी बूस्ट करना चाहिए। वहीं अगर तियानजिन डिक्लेरेशन की बात करें तो एससीओ ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है जिसमें कि सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कोऑपरेशन पे फोकस रखा गया है। तो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो जो बायलैटरल मीटिंग है शी जिनपिंग चाइना के साथ, बाउंड्री डिस्प्यूट और स्टेबल रिलेशन की बात की गई है। वहीं रशिया के व्लादिमीर पुतिन से डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर जोर दिया गया है। अब अगर इसके लिए देखें तो इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, तो गलवान के बाद पहला मेजर एंगेजमेंट है ये चाइना के साथ, तो डिप्लोमेटिक रीसेट हो सकता है। वहीं सेंट्रल एशिया और यूरेशिया में इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ देश ऐसे भी हैं जो सेंट्रल एशिया के भाग हैं। तो रीजनल आउटरीच भारत का बढ़ेगा। वहीं रशिया चाइना ब्लॉक के बीच भी इंडिया अपना स्पेस बना रहा है और क्वाड के साथ भी टाइज मेंटेन कर रहा है। काउंटर टेररिज्म के नज़रिए से देखें तो एससीओ इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात उठाता है। वहीं अगर चैलेंजेस की बात करें तो चाइना का बीएरआई प्रोजेक्ट एससीओ में हेवली प्रमोट होता है, यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। वहीं पाकिस्तान के मेंबरशिप के लिए हमेशा एक रोड ब्लॉक रहता है। अगर रशिया चाइना के क्लोज़ होने से इंडिया के लिए ट्रिकी सिचुएशन हमेशा बना रहता है। तो अब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इंडिया को एससीओ को टेररिज्म, एनर्जी कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी के लिए इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। वहीं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को अपने अल्टरनेटिव्स जैसे कि चाबहार, आईएनएसटीसी को पुश करना होगा। सेंट्रल एशिया आउटरीच को स्ट्रेंथन करना चाहिए। एससीओ एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है उसके लिए। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, तो अगला करंट अफ़ेयर में हम ग्लोबल पीस इंडेक्स को देखेंगे, 2025 का जारी हो गया है। अब अगर ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था की बात करें, तो इस संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये कितने नंबर का एडिशन है, तो 19वें नंबर का एडिशन है, जिसमें कि 163 कंट्रीज़ को असेस्ड किया गया है सेफ्टी, कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइज़ेशन के ऊपर। अब अगर एशिया की बात करें तो वहाँ पर सिंगापुर ने टॉप किया है, लेकिन अगर इसकी ग्लोबल रैंकिंग की बात करेंगे तो उसे छठा पोजीशन दिया गया है। अब अगर
टॉप कंट्री की बात करें तो आइसलैंड पूरे टॉप पर है, यानी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर न्यूज़ीलैंड है। अब भारत को देखते हैं, तो भारत 2024 में भी 115वें स्थान पर है और जो 2025 है, उसमें भी भारत 115वें स्थान पर ही है। भारत को जो स्कोर दिया गया है वो 2.229 दिया गया है। लेकिन अगर हम एशिया में टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें, यानी एशिया के दृष्टिकोण से देखें, तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन-कौन है? तो एशिया में टॉप करने वाला जो कंट्री है, उसमें पहला है आपका सिंगापुर, दूसरा कौन-सा है? जापान हो गया, तीसरे स्थान पर आपको मलेशिया को दिया गया है और चौथे स्थान पर आपको भूटान है और अगर 5वें की अगर मैं बात करूँ, तो ये मंगोलिया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर, जहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा ओडो नाटा क्या होता है? तो ओडो नाटा का मतलब होता है कि एक ज़ूलॉजिकल ग्रुप है जिसमें कि ड्रैगन फ्लाइज़ और जो डैम सेल फ्लाइज़ होते हैं, उनको जो है इस ग्रुप में रखा गया है। यानी इंसेक्ट का एक प्रकार है, आपने ड्रैगन फ्लाइज़ देखा होगा और इस तस्वीर में भी आपको दिखाई पड़ रही होगी जिसे आप तितली कहते हैं। तो अब इसकी जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं, उनको बोला जाता है ओडोनाटोलॉजी, तो याद रखिएगा। तो अब जो ओडोनाटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिकन्फर्म कर दिया है एक इल्यूसिव ड्रैगनफ्लाई स्पीशीज़ जिसका नाम अब आपको याद रखना है क्रोकोथेमिस इरिथ्रिया। याद रखिएगा, अब ये कहाँ मिला है? तो हाई एल्टीट्यूड सोलाज़ और ग्रासलैंड ऑफ केरला और तमिलनाडु में पाया गया है। यानी अगर आपसे ये सवाल नहीं बनता है, तो आपसे पूछ देगा कि वेस्टर्न घाट में पाया गया है। यानी ऑप्शंस में एक ऑप्शन वेस्टर्न घाट भी दिया जाएगा इस नाम के साथ। तो याद रखिएगा, आपको ओडोनाटा आपसे बन सकता है सवाल, ओडोनाटालॉजी आपसे सवाल बन सकता है और साथ ही साथ क्रोकोथेमिस इरिथ्रेडिया भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो वेस्टर्न घाट में ये पाया गया है। अब अगर वेस्टर्न घाट की चर्चा करें, तो आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर जो भारत का नक्शा को देखेंगे तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो जो वेस्ट में लगने वाले यहाँ से यहाँ तक राज्य हैं और साथ ही साथ जो भी फ्लोरा और फौना जंगल्स में यहाँ पाए जाएँगे, वो आपका वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में कुल अगर हम स्टेट्स की बात करें, तो इसमें गुजरात आ जाता है, उसी तरह से आपको महाराष्ट्र आ जाता है, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर आपके पास केरल और फिर तमिलनाडु, यानी कि 2-4 और 2-6 राज्य से मिलकर वेस्टर्न घाट को बनाया गया है। अब अगर इसके एप्रोक्सिमेटली किलोमीटर की बात करें यानी लेंथ की बात करें तो 1600 किलोमीटर का है, वहीं एरिया की बात करें तो 1,40,000 से लेके 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर तक का ये कवर करता है एरिया को। वहीं अगर इसके लोकल नेम की बात करें तो इसको सह्याद्री कहा जाता है मराठी भाषा में। वहीं 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट्स में इसका नाम आता है, जहाँ पर कि हाई लेवल्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ रहते हैं। साथ ही साथ ये बहुत सारे एंडेंजर्ड और जो वल्नरेबल स्पीशीज़ है, उसका ये घर है। यहाँ पर यूनिक इकोसिस्टम है, जहाँ पर के ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, माउंटेन ग्रासलैंड और 16 इकोसिस्टम पाया जाता है। आपसे 16 इकोसिस्टम पे सवाल पूछा गया है और 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन वेस्टर्न घाट भी आपको रहता है। अब अगर इसके हाइड्रोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड है, उसको ब्लॉक करता है, जिस कारण से हेवी रेनफॉल होता है इस तरफ। वहीं अगर जो मेजर रिवर्स है, जिसका ओरिजिन यहाँ से होता है और ये मेजर पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि सालों भर ये बहती हैं, उनमें से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का नाम आपको याद रखना है। हमेशा ये सारे सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर नेचुरल रिसोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर आयरन, मैंगनीज़, बॉक्साइट और वहीं इम्पोर्टेंट है ये टिम्बर प्लांटेशन क्रॉप्स, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ स्पाइसेस भी ये है और साथ ही साथ फ्रूट्स भी है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो आपको बता दें कि वेस्टर्न घाट से संबंधित आपको रिपोर्ट पता होनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? क्योंकि सरकार ने इस समिति को बैठाया था। तो रिपोर्ट्स ऑन अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो 2011 में माधव गाडगिल रिपोर्ट आया था और उसके बाद 2013 में कस्तूरी रंगन साहब ने भी रिपोर्ट दिया था, जहाँ पर किसी भी तरह का अब आर्टिफ़िशियल यानी कि जो ह्यूमन का जो वहाँ पर हिंड्रेंस है, यानी कि खुदाई करना नेचुरल रिसोर्सेज़ के लिए, वो काफ़ी हानिकारक हो सकता है इस एरिया में। लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की भी ज़रूरत है, पर सरकार पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती है।
चलिए, ये एक अलग मुद्दा है, अगर ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो उसको मैं बाद में पूरी डिटेल में कवर करूँगा, दोनों रिपोर्ट्स में क्या-क्या कहा गया है। पर इससे संबंधित दोनों रिपोर्ट आपको याद रखना है, कस्तूरी रंगन साहब का रिपोर्ट 2013 में आया था, वहीं माधव गाडगिल रिपोर्ट 2011 में आया था, जिसमें कहा गया है कि ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव ज़ोन है, यहाँ पर माइनिंग वगैरह तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होना चाहिए, डैम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। चलिए, अब अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो अनाई मूडी आपको याद रखना है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स, जो कि कहाँ पर है? केरला में है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो अगला करंट अफेयर में इंडियन आर्मी न्यूज़ में है। अब इंडियन आर्मी न्यूज़ में क्यों है, ये भी जान लीजिए। तो भारत जो है, भारत की जो आर्मी है वो नया भैरव कमांडो बना रही है। अब भैरव कमांडो की ज़रूरत क्यों पड़ गई, पहले ये समझ लीजिए, और कहाँ-कहाँ ये लागू हुआ। तो आप देखिए, चाइना, तो हमारा जो बॉर्डर है वो चाइना से काफ़ी लंबा लगता है, और जो पाकिस्तान से है उस पर भी काफ़ी एक लंबा बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पर जो भी सेनाएँ तैनात हैं, यानी कि जो भी इन्फैंट्रीज़ यहाँ पर तैनात है, और साथ ही साथ जो पैरा फ़ोर्सेज़ हैं, यानी कि जो स्पेशल पैरा फ़ोर्सेज़ हैं हमारे, इनके बीच का जो गैप है उसको फ़िल करने के लिए इन कमांडोज़ को लाया जा रहा है। अब ऐसे कितने कमांडोज़, यानी कि कितनी यूनिट बनाई जाएगी, तो टोटल 23 यूनिट बनाई जाएगी, जिसमें हर एक में 250 लोगों का ये एक बैटालियन होगा। तो इतनी बात इम्पोर्टेंट हो गई। कहाँ-कहाँ पर लागू होगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे, तो आपको याद रखना है कि आर्मी जो है, भैरव कमांडो जो है लाने वाला है। टोटल 23 यूनिट आएगी, एक में 250 रहेंगे। किसके लिए है? तो जो रेगुलर इन्फैंट्री है और साथ ही साथ जो स्पेशल पैरा फोर्सेज़ हैं, उनके बीच के गैप को फिल करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है? तो सेवा परमो धर्म, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। वहीं अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 में किया गया था। अब अगर अपने साइज़ की बात करें तो 12,48,000 एक्टिव पर्सनल हैं जो इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब अगर कमांडर इन चीफ की बात करें तो प्रेसिडेंट ही कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू मैम जो है कमांडर इन चीफ है। वहीं अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह, जो कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, जिन्हें हाल ही में रिक्रूट किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगले करंट अफेयर को बाद में देखेंगे, सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ रिसेंट में सर्वे हुए हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि स्टंटिंग, वेस्टिंग अनीमिया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी आपको समझाएँगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि स्टंटिंग क्या होता है। तो स्टंटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा है, उसका जो है ऐज के हिसाब से अगर हाइट कम रह गया तो इसको बोला जाता है स्टंटिंग। वहीं अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो वेस्टिंग की बात करें, तो वेस्टिंग भी आपको समझना पड़ेगा कि ये वेट फॉर हाइट होता है। यानी कि अगर कोई भी बच्चा बहुत पतला हो गया अपने हाइट के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम वेस्टिंग बोलते हैं। तो अब आप आंकड़ों को देखिए, स्टंटिंग की बात करें तो 35.5% जो चिल्ड्रन हैं, जो 5 साल के भीतर हैं, इतने सारे स्टंटेड हैं, और उसका कारण है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। वहीं अगर वेस्टिंग की बात करें तो 19.3% 5 साल के भीतर के चिल्ड्रन वो वेस्टिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं अगर अनीमिया की बात करें तो 57% महिलाएँ जो 15 से 49 साल के बीच में हैं, उनको अनीमिया है। और अगर एडोलेसेंट गर्ल की बात करें तो इसकी परसेंटेज आप देख सकते हैं 59.1% है। वहीं पर अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो 2024 की है, 2025 की रिपोर्ट नहीं आई है। भारत को 105 स्थान दिया गया है 127 कंट्रीज़ के बीच में। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक 105 है 127 कंट्रीज़ में। अब ये हंगर की बात हो गई। अब अगर न्यूट्रिशनल से होने वाले प्रॉब्लम की बात करें, तो अगर अंडर न्यूट्रिशन होगा, तो जो मैंने ऊपर की समस्याएँ गिनाई, और साथ ही साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं, ये भी होने लगता है। और अगर ओवर न्यूट्रिएंट, यानी कि जिसको खाना मिल रहा है वो इतना ही खा ले रहा है कि उसको ओबेसिटी की समस्या हो जा रही है, डायबिटीज़ की समस्या हो जा रही है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ होने लग रहे हैं। वहीं अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ अगर होती है, तो उसमें आयरन, विटामिन ए, आयोडीन और वेरियस जो विटामिन बी के प्रकार होते हैं,
वो डेफ़िशिएंट हो जाते हैं, जिससे कि विज़न इफ़ेक्ट होता है, इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये तो थी समस्याएँ। और भी अगर कुछ बातें आपको बताएँ तो एक आंकड़े के हिसाब से 200 मिलियन पीपल यानी कि 20 करोड़ भारत की आबादी हर रात को भूखे पेट सोती है, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। अब आगे आते हैं और समझते हैं कि न्यूज़ क्या है? तो न्यूज़ में अब नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल 1 से लेके 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अब अगर इस वर्ष की थीम की बात करें तो ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ याद कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल सवाल बनता है, 1 से 7 सितंबर भी पूछा जाता है, तो इस तरह के पोषण माह कब से कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा। अब अगर इंडिया की बात करें तो आईसीएमआर के मुताबिक जो इंडिया है आज बहुत ही ज़्यादा शुगर खा रहा है, सॉल्ट खाता है और ऑयल खाता है। कितना जो रिकमेंड किया जाता है उससे कई ज़्यादा गुना हम आज खाते हैं। आप देखे होंगे कि जब आप वीडियोज़ को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कितना सारा तेल लोग खा रहे हैं, कितना सारा बटर्स का यूज़ करते हैं। अब इस कारण से ओबेसिटी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पूरे के पूरे कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं। अब अगर नेशनल न्यूट्रिशन वीक की हम बात करें तो इसको अलाइन किसके साथ किया गया है? तो सबसे पहला चीज़ तो है कि किसी भी देश में ज़ीरो हंगर होना चाहिए, यानी भूखे पेट किसी को भी नहीं सोना चाहिए और साथ ही साथ हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। तो आपको एसडीजी के 17 कमिटमेंट गोल हैं, मैंने कई बार पढ़ा रखा है, आज ये सही जगह नहीं है इसको रिवाइज़ कराने के लिए, तो आपको केवल एसडीजी 2 को याद रखना है, जो ज़ीरो हंगर से संबंधित है और जो एसडीजी 3 है क्योंकि ये इसी से लिंक्ड है। तो ये क्या है गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग है, 2015 में इसको लाया गया था, 2030 तक इन 17 गोल्स को अचीव करना है। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, वो एसडीजी के 2 गोल से लिंक है, एक तो ज़ीरो हंगर और तीसरा जो है एसडीजी 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग से संबंधित रखता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने टोटल 65 टी20 मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और साथ ही साथ 79 विकेट्स लिया है। आईसीसी और बीसीसीआई को फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। तो अगर हम आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, कॉन्फ्रेंस मत याद रखिएगा, काउंसिल याद रखिएगा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो दुबई के यूएई में है। वहीं अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1909 में है और जो जय शाह है इसके हेड हैं। वहीं इधर बीसीसीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसके हेड की बात करें तो रॉजर बिन्नी इसके हेड हैं। वहीं अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। अगले स्पोर्ट सेक्शन की बात करें तो डच ग्रैंड प्रिक्स आपसे पूछा जाएगा कि इन 4 में से किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो आपको उनका नाम याद रखना है। इनका नाम है ऑस्कर पियास्ट्री। तो इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा एग्ज़ाम में आपसे इस साल पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर जहाँ पर वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया गया। अब हर साल 2 सितंबर को ये मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस को रेज़ किया जा सके कि कोकोनट्स के क्या-क्या बेनिफिट है और साथ ही साथ कोकोनट इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा सके। अब इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा 2009 में, जो कि मार्क करता है फाउंडेशन डे ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कोकोनट ग्रोइंग कंट्रीज़ जो कि एस्टेब्लिश किया गया था किसके अंडर में? तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक यानी कि यूएनईएससीएपी 1969 में। तो याद रखिएगा कि किसको ऑनर करने के लिए ये मनाया जाता है तो एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का। याद रखिएगा इंडिया भी इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, किसका? इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी का। और अगर इस वर्ष की थीम की बात करें तो अनकवरिंग कोकोनट पाउडर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। तो आपको यहाँ से 3-4 पॉइंट जो याद रखने हैं, वो याद रखना है कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाते हैं तो 2 सितंबर को। अगर हम एपीसीसी यानी कि एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की हेडक्वार्टर की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन-सा है? तो इंडोनेशिया है।
थीम की बात करें तो अनकवरिंग कोकोनट पाउडर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन। क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी का या फिर एशिया पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी का? तो बिल्कुल इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये थे 3 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट था। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अपनी कोई भी राय रखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।